नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा अध्याय नंबर 4, जो उसका नाम है आपका पानी रे पानी। इसमें पानी की उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि पानी को हम किस प्रकार से वेस्ट करते हैं, पानी के महत्व को हम नहीं समझते। तो लाइन टू लाइन समझेंगे। लाइन टू लाइन समझने से क्या होगा कि यदि आपके जो एक तो पाठ के लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, सिर्फ आपको वही क्वेश्चन आंसर नहीं याद करने हैं। इसके अलावा यदि आप लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले पाठ के बीच में, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप एग्जाम में 100/100 नंबर ला सकते हैं। और एक बार आप कमेंट करके ये जरूर बताया करें कि आपको अध्याय समझ में आया या फिर नहीं आया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया कि पानी के जल चक्कर के बारे में। किसके बारे में? जल चक्कर के बारे में बताया गया है कि कहाँ से आता है हमारा पानी भी। एक बार थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिख जाए। यदि आपके पास बुक नहीं है तो भी आप आराम से इस अध्याय को समझ सकते हैं। आराम से आप अध्याय को सुनते जाइए भी। ठीक है। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इसके बारे में कुछ सोचा है? क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमने मतलब हम सब, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ, आप भी सम्मिलित है। तो क्या आपने आज से पहले कभी सोचा है कि पानी हमारा कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है भी। आपने ये बात सोची नहीं, लेकिन ये बात आपने पढ़ी ज़रूर है। आपने पढ़ी कहाँ पर? ये भूगोल की किताब पढ़ते समय भी। जब आप भूगोल का विषय पढ़ रहे थे ना, सामाजिक विज्ञान में आपका पाठ होगा जल चक्कर नाम से या फिर जल के नाम से, उसमें आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि जो है आपका जल चक्कर बताते हैं भी। क्या बताते हैं आपको? जल चक्कर जैसी बातें हमें बताई जाती है। अब जल चक्कर में, अब ये बता रहा है यहाँ पे कि जो जल चक्कर में है ना, वो क्या-क्या चीज़ें होती हैं भी। ठीक है? तो आपको कि जल चक्कर भूगोल में किस प्रकार से पढ़ाया गया वो बताते हैं कि आपसे एक चित्र बनाते हैं आप। जल चक्कर में क्या बनाते हैं? एक चित्र बनाते हैं। आप में कुछ विद्यार्थियों ने जल चक्कर का डायग्राम ज़रूर बनाया होगा। अब देखिए जल चक्कर में क्या होता है, जल ये बात बता रहा है कि जल चक्कर का जो चित्र आप बनाते हैं ना, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। ठीक है? जो जल चक्कर वाला पार्ट होता है ना, तो उसमें कहते हैं कि इसमें एक जल चक्कर का चित्र भी होता है। इस चित्र में क्या-क्या चीज़ें होती है? सूरज होता है, समुद्र होता है, बादल होता है, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी भी। इसमें ये चीज़ें सारी आप चित्र में बनाते, जल चक्कर का चित्र जब आप बनाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आप बनाते हैं भी। और उसके किनारे और एक नदी होती है, बहती हुई क्या होती है? नदी होती है। और उसके किनारे आपका बसा हुआ घर होता है, उसके किनारे आप उसके किनारे तुम्हारा हमारा घर, गाँव या शहर, चित्तर के दूसरे भाग में भी। तो एक साइड तो ये सारी चीज़ें हो गई, फिर दूसरा पार्ट होता है, दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसे समुद्र में मिलती दिखती है। चित्तर में कुछ तीर भी बने रहते हैं भी। तो ये आपको डायग्राम का वर्णन किया कि जल चक्कर क्या है, और वो जल चक्कर मैं आपको दिखा देता हूँ भी। ये देखिए आपका भी। यहाँ से इस डायग्राम को देखिए एक बार कि जो आपको साइड पे डायग्राम दिख रहा है ये भी। तो इसमें क्या है, एक साइड तो पानी बरस रहा है अभी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो एक साइड तो क्या है, ये देखिए बादल हैं। बादलों से क्या है, पानी बरस रहा है। आप इस प्रकार से, ज़रूरी नहीं कि आप ये गाय वगैरह, पशु वगैरह बनाएँगे। यहाँ से नदी आ रही है, और नदी क्या है कि इस प्रकार से यहाँ का सारा पानी लेकर और कहाँ जा रही है, समुद्र में मिल जाती है। यही बातें आपको इस पाठ में पहले पेज पर बताई गई हैं। आपको चीज़ें समझ में आई? ये जल चक्र का डायग्राम बना रखा। आप साइंस में ऐसे नहीं बनाते, विज्ञान में आता है या फिर भूगोल में, विज्ञान में भी आता है ये, भूगोल। आप क्या करते हैं कि यहाँ से आपके बादल हैं, यहाँ से मैं बना देता हूँ एक बार कि यहाँ आपके बादल, आप सिर्फ बादलों का क्या है, किस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं बादल का भी। किसका बनाते हैं? बादल का। यहाँ से मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए भी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे बादल का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से फिर बूंदे हैं, यहाँ से फिर वो पानी कहाँ, समुद्र में। और आप इस प्रकार से तीर के निशान लगा देते हैं ताकि आपको पानी का पता चले कि पानी कहाँ जा रहा है। तो इसने पहले पेज में यही बताइए कि आप इस प्रकार डायग्राम, नदी है, यहाँ से समुद्र है, समुद्र में ऊपर आपको सूरज का भी डायग्राम दिखाई दे रहा होगा
कि यहाँ से ये सूरज है अभी, ठीक है? सूरज की रोशनी से क्या होता है कि पानी भाप में बदल जाता है और वापिस बादल बन जाती है भाप ऊपर जाके, फिर बारिश होती है, फिर वो पानी नीचे आता है। नदी क्या करती है, पानी को लेकर समुद्र में जाती है और समुद्र में से फिर क्या सूर्य की भाप के कारण पानी वाष्प में बदल जाता है और फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर बादल। तो ये चक्कर लगातार चलता रहता है, इसको बोलते हैं जल चक्कर। क्या बोलते हैं? जल चक्कर। ये बात आपके अध्याय में बताई गई पहले पेज पर भी। ठीक है, डायग्राम आप बना देते हैं, फिर आपको बताया गया कि क्या प्रोसेस होता है। जो मैंने आपको बोल के बताया ना, वही प्रोसेस इन्होंने भी क्या है, लिख कर बताया अभी। ये कहता है कि समुद्र से उठी भाप, समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्कर पूरा हो जाता है अभी। जल चक्कर आपको बता दिया कि हम तीर के माध्यम से तीर बना रखे हैं ना, तो इनके माध्यम से हम दिखाते हैं कि पानी इस प्रकार से चलता रहता है कि बारिश की बूंदें नीचे आई, ठीक है, नीचे आके हमने खेतों में गिरी, कहीं पे भी गिरी, पानी बहकर कहाँ गया, नदी में गया, नदी से कहाँ गया, समुद्र में, समुद्र से क्या हुआ कि सूरज के से क्या बन गया, भाप बन गया। तब सूरज की किरणें निकली, धूप हुई, गर्मी हुई, तापमान बढ़ा, तो पानी था वो भाप में बदल गया। भाप में बदलने के कारण ऊपर चला गया, ऊपर जाके संघनित होकर वापिस क्या बन गया, बादल बन गया। फिर बादल से कि फिर क्या होगी, बारिश। ये जल चक्कर आपको यहाँ पे समझा दिया गया। आपने ये विज्ञान में ही पढ़ा होगा, भूगोल में पढ़ा होगा। तो जल चक्कर आपका कभी ना कभी किसी क्लास में आपकी मुलाकात जरूर हुई होगी जल चक्कर के साथ, और आपसे क्वेश्चन बनता भी है भी। यह तो हुई जल चक्कर की किताबी बात। ये तो हम बात करते हैं किताबी बात, जो हमें किताब में पढ़ाई हुई है अभी, ठीक है। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है अभी। तो इसने कहा कि हमारे हर जगह जल चक्कर विद्यमान है। ये तो किताबों में जब पढ़ लिया, लेकिन हमें घरों पे भी है ना, कि जल कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो हमें ये चीज देखनी है। आपको आ रही बात समझ में? अब यहाँ से आपका अध्याय है ना, वो समझ स्टार्ट होता है। अब तक तो आपकी साइंस की, विज्ञान की बात थी, जल चक्कर की बात थी। यहाँ से आपको पाठ में क्वेश्चन अराइज होगी। वहां से क्वेश्चन बनेगा कि जल चक्कर से आप क्या समझते हैं, तो जल चक्कर से आप बताएंगे कि पानी बारिश के रूप में नीचे आता है, ठीक है, फिर नदी के माध्यम से समुद्र में मिल जाता है, और जब सूर्य के किरणों से तापमान बढ़ता है, तो पानी भाप में बदल के ऊपर चला जाता है, फिर भाप किस में, बादल में बदल जाती है, और बादल से फिर बारिश होकर पानी नीचे आता है। इस प्रकार जल चक्कर चलता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जल चक्कर बोलते हैं। डायग्राम आप बना देना भी। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता, नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। उसने कहा कि आजकल क्या हो गया कि पानी बहुत कम आता है अभी। नल, आपके घर में पानी के नल लगे होंगे, तो उसमें क्या है कि आवाज ही आएगी भी। जब नल आते हैं ना, तो पहले क्या आती है, आवाज आती है, हवा निकलती है अभी, ठीक है। पानी तो आता ही नहीं, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है। पानी आता भी है तो बेवक्त आता है। बेवक्त मतलब कभी सुबह आ गया, कभी शाम। जो आपके नल के आने का टाइम होता है ना, पानी आने का, कभी तो शाम को आ गया, कभी सुबह आ गया, कभी दिन में आ गया, कभी रात में आ गया। गाँव में खासकर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है अभी। जो शहर के बच्चे होंगे, उन्हें शायद इस प्रॉब्लम का नहीं पता होगा अभी, ठीक है। कभी कभी तो क्या, जब सुबह सुबह पानी आता है ना, तो हमें मीठी नींद छोड़कर सुबह हम आराम से सोए हैं, और घर वाले कहते हैं कि नल आ गया, पानी भर लो, तो हमें जल्दी से उठकर क्या करना पड़ता है कि बाल्टियाँ उठानी पड़ती, बर्तन, घड़े। घड़े आप समझते हैं ना, जो शहर वाले बच्चे हैं, तो वो देखना, घड़े क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन को घड़िया बोलते हैं भी, ठीक है, जिसमें हम पानी भरते हैं। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं वो भी होने लगती है। कभी कभी तो पानी को लेकर तू तू मैं होने लगी कि मैं मेरा बर्तन भरूंगा या भरूंगी। इस प्रकार की आप तू तू मैं भी होती है भी। रोज के इन झगड़ों टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं भी। आपके गांव में, आपके शहर में कई लोग क्या करते हैं कि पानी अपने आप तो नल में आता नहीं, तो नल के आगे क्या, वो मोटर लगा लेते हैं भी, ठीक है, ताकि पानी भरपूर मिल जाए भी। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता। मोटर क्या करती, पानी खींच लेती है, आगे पानी जाने नहीं देती, ठीक है। तो कई घरों का जो पानी कई घरों में जाता, तो मोटर लगा के उन्होंने खींच लिया। बात आपको समझ में आ रही है? यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे, तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। देखिए, आपने
किसी के घर में मोटर नहीं है, आप अपने घर में मोटर लगा ली, अब किसी के घर में पानी नहीं जाता, आपके आगे वाले सारा पानी आप खींच रहे हैं, ये तो किसी दूसरे का हक छीनने जैसा हो गया अभी। आपने दूसरे के हिस्से का पानी क्या कर लिया, अपने मोटर लगा के खींच लिया अभी। अब इसको मजबूरी मानकर भी आप कहेंगे क्या करें, मजबूरी है, पानी आता नहीं, मोटर तो लगानी पड़ेगी, और सभी लोग क्या करते हैं, मोटर लगा लेते हैं। अब आपने लगाई तो दूसरा भी लगा लेगा, सिंपल सी बात है। तो सभी क्या कर लेते हैं कि मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे ना, उसने कहा कि अगर कोई एक घर भी ये काम कर लेता है ना, ठीक है, तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं और पानी की मोटर सभी घरों में लग जाती है भी। पानी की कमी और बढ़ जाती है शहरों में, तो अब कई चीज़ों की तरह पानी बिकने लगता है और पानी की कमी आगे आगे बढ़ती जाती है, और शहरों में आपको पता पानी बिकने लगा। शहरों में नहीं, अब तो गाँव में भी पानी बिकने लगा है। अभी टैंकर वगैरह आने लगे ना, आपके गाँव में भी आते होंगे, ठीक है। ठीक है। यह कमी गाँव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है अभी। ठीक है, पानी की कमी से क्या बहुत ज़्यादा समस्याएँ होती हैं, क्योंकि सब कुछ पानी ही, पानी के बिना तो कुछ है ही नहीं, पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है अभी। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालात बन जाती है, यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। उसने कहा कि कई हिस्सों में तो अकाल जैसी भी ये आपका पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो वहाँ फसलें वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह सूख जाते हैं, तो इसके कारण क्या था, बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। और पानी की जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाल बोलते हैं। पानी की कमी के कारण क्या होता है कि जब आपकी फसलें वगैरह नष्ट हो जाए, पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाल बोलते हैं। कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि अकाल क्या होता है अभी। ये थी गर्मी के मौसम की बात कि गर्मी के मौसम में आपके नल में पानी नहीं होता, बहुत ज़्यादा कमी, मोटर लगा के खींच लिया, ठीक है, फिर भी पानी की कमी बनी रहती है, हमें पानी खरीदना पड़ता है। अब हम बात करते हैं बारिश के मौसम की बात। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है कि सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई गाँव में तो बाढ़ आ जाती है, कई भागों में तो देश के कई भाग में बाढ़ में डूब जाती है। बाढ़ न गाँव को छोड़ती है न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है अभी। तो इसने कहा कि गर्मी के मौसम तो पानी की कमी होती है, लेकिन जब बाढ़ का मौसम आता है ना, तब क्या होता है कि हर तरफ पानी ही पानी होता है। चाहे आपका छोटा गाँव हो, चाहे आपका बहुत बड़ा शहर हो, हर तरफ पानी ही पानी। शहर ये मान लो थम सा जाता है अभी। अब गलियों में, सड़कों में हर तरफ पानी भर गया, बाढ़ आ गया तो क्या होगा अभी, सारी चीज़ें रुक जाएँगी। तो वहीं पे यूज़ किया कि सब कुछ थम जाता है, ठीक है? और सब कुछ बह जाता है अभी। 2 मौसमों में देख लिया आपको। कि गर्मी में क्या होता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। ये चीज़ आपको पता चल चुकी है यहाँ पे। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ दोनों एक ही सिक्के के पहलू है भी। तो इसने कहा कि ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है भी। पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी समस्या, और पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो भी समस्या आपको होती है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ लेना और संभाल लें, तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा अभी। यदि हम इसको क्या कर लें, सही तरीके से चीज़ों को एडजस्ट कर लें, चीज़ों को समझ लें, तो हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है अभी। कई समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाएगा। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएँ अभी। एक बार पानी को भूल जाइए, पानी की कोई कमी आप याद कर दीजिए अपने गुल्लक को भी। क्या करते हैं? अपने गुल्लक के भी। आपके पास पैसे आ गए भी। चलो एक बार पढ़ा देता हूँ मैं। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के चक्कर को भूल जाएं, याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हम कोई पैसा देता, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं भी, ठीक है। कोई रिश्तेदार आ गया, कोई पॉकेट मनी मिली, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, अब उन पैसों की कोई चीज़ आपको नहीं खरीदनी, तो आप क्या करते हैं, आप तुरंत उस पैसे को अपनी गुल्लक में डाल देते हैं भी, अपनी गुल्लक में डाल लेते हैं भी। ₹1, ₹2 जो भी आपको मिलता है, ₹5 कभी सिक्के तो कभी छोटे-बड़े नोट, इसमें धीरे-धीरे जमा होते जाते हैं। फिर कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। आप गुल्लक में से पैसे निकाल लेते हैं। ये काम तो आप करते होंगे, ठीक है। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी एक गुल्लक है भी। उसने कहा कि जैसे आपने गुल्लक का प्रयोग करके पैसों की बचत की थी ना, वैसे ही यदि हमारे पास ऐसी कोई गुल्लक आ जाए जिसमें हम पानी जमा कर लें, भी बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम में तो एक्स्ट्रा होता है हमारे पास। यदि बारिश के मौसम में हम पानी जमा कर लें, तो हम जब पानी की कमी हो तो क्या करें,
हम उसमें से पानी निकाल लें, हमारी समस्या सोल्व हो जाएगी। लेकिन अब आपकी समस्या है कि ऐसी गुल्लक कहाँ से लाएँ कि जो आपको पानी जिसमें रख सके? तो उसी बात का आपको यहाँ पर जवाब दिया गया है। ये क्या कि हमारी जो धरती भी इसी तरह बड़ी गुल्लक है, मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है अभी। ठीक है। इसने कहा कि हमारी धरती भी क्या है, एक गुल्लक है अभी। क्या है? गुल्लक है। और इस गुल्लक पर क्या है कि बारिश होती है। धरती को क्या बता दिया? गुल्लक बता दिया। और इस पे क्या होती है? इस गुल्लक के ऊपर बारिश होती है। अब आपका काम क्या है कि जैसे आपके पास गुल्लक, अब समझना, आपको चीज़ें समझ में आएगी भी। ये आपके पास गुल्लक है अभी, यहाँ इसका दरवाज़ा है अभी मान लो, ठीक है? या फिर यहाँ आपका दरवाज़ा, आपने ढेर सारे पैसे एकदम से इस पे डाल दिए भी, तो क्या सारे पैसे अंदर चले जाएँगे? आप कहेंगे नहीं जाएँगे सर, आधे इस साइड चले जाएँगे, आधे इस साइड चले जाएँगे, थोड़े बहुत पैसे इसके अंदर जाएँगे। अब मेन काम है आप ढंग से इसको क्या करें कि इस गुल्लक के अंदर पैसे चले जाएं। सेम कंडीशन यही है। अब इसको मान लीजिए आपकी धरती या पृथ्वी, ठीक है, इस पे पानी बरस रहा है। अब आपको क्या करना है? इस पानी को इस गुल्लक के अंदर जमा करना है। ऐसा न हो कि पानी आपका वापिस चला जाए। आपको आगे बात समझ में अब पढ़ेंगे तब और बातें समझ में आएंगी, जो बातें आपको समझ में नहीं आएगी आप कहेंगे कि सर धरती के पानी अंदर कैसे पहुंचाएं हम, वो सारी चीजें बातें अब हम डिस्कस करेंगे भी। ठीक है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। इसने कहा कि जब पानी बरसता है ना इस गुल्लक के ऊपर, तो हमें पानी को गुल्लक के अंदर जमा कर लेना चाहिए भी। ठीक है? क्योंकि ये आपके पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। आपके क्वेश्चन आएगा कि जो आपका पानी है वो पैसों से ज़्यादा क्यों कीमती है भी? क्योंकि पानी क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और पानी के बिना जीवन संभव नहीं है भी। पैसों से हम कुछ वस्तुएँ तो खरीद सकते हैं। लेकिन जीवन नहीं खरीद सकते और पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि पानी नहीं होगा तो हमारी सारी चीज़ें क्या होंगी? खत्म हो जाएँगी, जीवन भी समाप्त हो जाएगा और आपके पैसे किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या, रुपयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण पानी है। आपके क्वेश्चन आएगा जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। मिट्टी से बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से ज़्यादा कीमती हमें पानी जमा कर लेना चाहिए। अब जमा कैसे होगा? वही बात का जवाब हमारे गांव शहर में छोटे बड़े तालाब झील आदि हैं, वे धरती के गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं भी। जो हमारे आसपास क्या है, तालाब हैं और हमारी झीलें हैं या फिर और कोई पानी का स्रोत है, वो उस ये मान लीजिए गुल्लक का क्या है, ढक्कन है भी, या फिर अंदर डालने का वो है भी। ठीक है? अब एक बात मेरी समझिए आपको कि प्रैक्टिकल मैं आपको समझाऊँगा कि एक तो ये है भी, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया अभी, क्योंकि आप कहेंगे सर हिंदी है, हिंदी में भी साइंस का टॉपिक दे रखा है, तो आपको समझाना पड़ेगा अभी। यहाँ पे ये है अभी, मान लेते हैं ये आपका एक जोहड़ है या फिर झील है, जो भी है, इसमें पानी जमा हो गया अभी। ठीक है? और एक पानी यहाँ पर इस प्रकार से फैला हुआ था, वो जमा आपका नहीं हुआ अभी। ठीक है? और एक तीसरा एग्जाम्पल है अभी आपका इस प्रकार का, ये भी एक जोहड़ है अभी। क्या है? एक जोहड़ है अभी। ठीक है? लेकिन इस जोहड़ पे क्या हो गया, हमने प्लास्टिक डाल के, थैली वगैरह डाल के, कुछ ईंटें वगैरह डाल के इसको नीचे से क्या कर दिया? पक्का कर दिया। क्या कर दिया? पक्का कर दिया। तीनों बातें समझ में आ गई। अब ये पानी फैला हुआ था, बारिश हुई, पानी यहाँ पर फैला हुआ था। एक ये पहली कंडीशन है, पानी यहाँ पे फैला हुआ था। जब बारिश जाने के बाद या फिर बारिश रुकने के बाद सूर्य निकलेगा तो क्या होगा? सूर्य की किरणें इस पूरे पानी पे आएगी भी। क्या आएगी? सूर्य की किरणें पूरे पानी पर आएगी और ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होगा तो पानी का क्या होगा? भाप बनकर ऊपर जाएगा। तो यहाँ से पानी देखिए किस कारण से ज़्यादा ऊपर जा रहा, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, पूरे धरती पर फैला हुआ है। मतलब कि लंबे आपके ग्राउंड ने फैला दिया, कहाँ पर फैला दिया। ठीक है? धरती के नीचे भी जा रहा है, थोड़ा बहुत पानी जा रहा, इतना नहीं जा रहा। हाँ सर, हमें बात समझ में आ गई। ठीक है? थोड़ा-सा पानी धरती के नीचे मतलब हमारी गुल्लक में गया, लेकिन ज़्यादा फैलाव होने के कारण जो आपका वाष्पीकरण था वो भी आपका ज़्यादा हुआ। तो मतलब पानी की इतनी ज़्यादा मात्रा धरती के अंदर नहीं गई। ठीक है? अगर यहाँ पे पक्का हुआ ना नीचे से, तो धरती के अंदर पानी जाएगा ही नहीं, मतलब गुल्लक के अंदर पानी जाएगा ही नहीं। ठीक है? अब इस पे आते हैं, ये हमने जोहड़ में पानी भर दिया अभी, किसी तालाब में, नीचे से कच्चा है,
सूरज निकलेगा, किरणें तो आएँगी, लेकिन पानी का इतना ज़्यादा क्या नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा, सिर्फ़ इस हिस्से में पानी का वाष्पीकरण होगा और आपको पता है कि पानी इतनी जल्दी धूप को अब्ज़ॉर्ब नहीं करता और नीचे से क्या हो रहा है, पानी जा रहा है। तो इसमें ज़्यादा पानी, गुल्लक में ज़्यादा पानी जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर, गुल्लक में ज़्यादा पानी जाएगा। अब थर्ड केस कि पानी तो इसमें भी भर गया। अब सूर्य की किरणें निकलेंगी, सूरज का जब धूप आएगी, तापमान बढ़ेगा, तो पानी का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, नीचे प्लास्टिक वगैरह, थैली वगैरह लगा दी, उसने क्या कर दिया, पानी को गुल्लक के अंदर नहीं जाने दिया और धीरे-धीरे सारा पानी भाप में बदल जाएगा, सारा पानी वापिस चला जाएगा। आपको आई बात समझ में? तो इस कंडीशन में पानी कम हो रहा है, तो मेन कारण है हमें किस प्रकार से गुल्लक में पानी डाल सकते हैं। पहला हमें उस पानी को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा और नीचे से हमें गुल्लक की जिसकी कोई भी स्रोत है ना, उसको हमें साफ रखना पड़ेगा, उसकी तलहटी को भी, ताकि पानी धरती के अंदर जा सके। अब आप कहेंगे सर पानी धरती के अंदर चला गया ना, फिर क्या होगा अभी? उसका हमें क्या फ़ायदा होगा? एक बार थोड़ा-सा अध्याय पढ़ें, फिर हम उस क्वेश्चन का भी आंसर हम करेंगे भी। ठीक है? वे धरती के गुल्लक में पानी भरने का काम करते कौन? तालाब और झील। इनमें जमा पानी जमीन के अंदर छिपे जल के भंडार में धीरे-धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है अभी। आपको पता है कि जो ज़मीन के नीचे है ना, ये आपकी ज़मीन है अभी। क्या है? ये आपकी ज़मीन है, इसके नीचे क्या होता है? आपकी जगह होती है, पानी होता है अभी, ठीक है? जब पानी ऊपर से मान लेते हैं यहाँ हमने झील वगैरह बना रखी है, तो यहाँ से पानी रिस कर यहाँ पर स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, क्योंकि धरती के ऊपर तो हमारे पास इतने बड़े स्रोत नहीं है कि हम उसको किसी टैंक में डाल लें बारिश का पानी। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि पानी यहाँ जाकर स्टोर हो जाता है और जब गर्मी आती है ना, तो हम यहाँ पे हैंडपंप वगैरह लगा के इसके साइड में लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा जगह होती है धरती के नीचे भी, ठीक है? तो यहाँ पर हैंडपंप लगा के उस क्या करते, पानी को निकाल सकते, उस पानी को गर्मियों में काम आ जाएगा अभी। आपको आ रही बात समझ में? तो चलिए अभी अब हम पढ़ते हैं पाठ में क्या बताया गया। इस जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है अभी, क्योंकि धरती के अंदर से जा रहा वो पानी क्या होगा, जो झील के अंदर से आ रहा, तालाब के अंदर से, वो छनकर इसमें जाकर मिलेगा जो धरती के नीचे है अभी। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। भूजल भंडार मतलब धरती के नीचे जो जल है ना, वो भंडार समृद्ध हो जाता है। समृद्ध मतलब और ज़्यादा उसमें मात्रा बढ़ जाती है, जिस पानी का हम प्रयोग कर सकते हैं, उस पानी की मात्रा बढ़ जाती है, यदि हम इस प्रकार से कार्य करेंगे। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल जल भर तक साल भर तक उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए भी। तो पहले क्या होता था कि जगह-जगह गाँव में आप देखना कि बहुत सारे जोड़ मिलेंगे आपको, एक गाँव में 3-3 4-4, आपके शहरों में भी जोड़ मिल जाएँगे आपको पहले भी। क्योंकि वो लोग समझते थे इसका महत्व। वो क्या करते थे कि जोड़ों के माध्यम से पानी आपका भूमि के नीचे चला गया। जब बारिश का मौसम चला गया या पानी की उन्हें आवश्यकता हुई, तो खेतों में अगर हुई तो उन्होंने ट्यूबवेल लगा के निकाल लिया, घर पे तो बोर वगैरह करके निकाल लिया, ठीक है? तो वो जो पानी भूमि के अंदर गया था ना, उसी पानी को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, धीरे-धीरे हम इसका महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने क्या किया अभी, ज़मीन के लालच में हमने क्या कर दिया, अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भूमि को समतल बना दिया। उसको, तालाबों को पाट ही दिया, मतलब उसको भर दिया कचरे वगैरह से, मिट्टी वगैरह डाल के उसको समतल कर लिया कि हमें ज़मीन मिल जाए, हम यहाँ मकान बना लेंगे, फैक्ट्री बना लेंगे, स्कूल बना लेंगे, जो भी चीज़ बना लेंगे। हमने तालाबों को नष्ट कर दिया। अब तालाबों को नष्ट कर दिया, तो पानी धरती के अंदर जाएगा नहीं, गुल्लक हमारा क्या रहेगा, खाली रहेगा अभी। ठीक है? पाट कर समतल बना दे, देखते ही देखते इन पर कहीं तो मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए, जहाँ पे तालाब थे अभी। ठीक है? इस बड़ी गलती की सजा भी, कौन सी गलती की आपने पूछा जाएगा, कौन सी बड़ी गलती कि हमने तालाबों और झीलों को पाट कर क्या है, उनको पाट दिया। पाट दिया मतलब मिट्टी वगैरह से हमने उसको भर दिया और उन पे क्या बना लिए, आपके सिनेमा है, इमारत, मतलब कोई भी आपने चीज़ बना ली, मकान बना लिया, दुकान बना ली, कुछ भी चीज़ आपने बना ली। हम सबको मिल रही है अभी। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियाँ डूबने लगती है। डूबने क्यों लगती? क्योंकि गर्मी के दिन में तो क्या था, अब समझिए। अगर तालाब होता ना, ये पानी मान लेते बारिश का मौसम है, यहाँ
इस गली में ये पानी भरा हुआ है अभी, ठीक है। यदि ये तालाब होता तो सारा पानी यहाँ से चला जाता अभी, इस तालाब में आ जाता और ये गली सूख जाती, और तालाब से क्या धरती के अंदर ये पानी गुल्लक में आपका जाता रहता। लेकिन यहाँ पे आपने इस तालाब को ख़त्म कर दिया, तालाब को ख़त्म कर दिया, ये सारी गलियाँ वगैरह आपकी पक्की हो गई, तो पानी ये यही खड़ा रहेगा अभी, और अंत में क्या हुआ, धरती के नीचे नहीं जाएगा, ये वापस ऊपर चला जाएगा। और एक दूसरी जगह थी जहाँ पे तालाब था आपका, वहाँ पानी कहाँ गया, तालाब में गया, तालाब से धरती के अंदर सुरक्षित रहा आपका, धरती के अंदर जल भूजल भंडार था वो आपका समृद्ध हो गया, ठीक है। जब गर्मी आई भी, अब आएगी गर्मी, बारिश के मौसम में बाढ़ आई यहाँ पर, अब गर्मी, बारिश के मौसम में बाढ़ नहीं आई यहाँ पे, अब गर्मी आ गई, पानी की कमी हुई, तो ये पानी कहाँ से भी, इन्होंने क्या लगाया, नल लगाया, तो यहाँ पे जो पानी मिलेगा वो बारिश का पानी तो गया नहीं, पानी आपका समुद्र का पानी नीचे जाएंगे आप, तो पानी मिलेगा ही नहीं, पानी जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा यहाँ पर, कड़वा मिलेगा अभी, खारा मिलेगा, ठीक है। तो गर्मी में पानी की कमी हो गई, अब इन्होंने भी वही किया, इन्होंने बर्मा लगाया, यहाँ पे नलकूप लगाया, तो यहाँ पानी इकट्ठा हो गया था बारिश का, तो ये पानी यूज कर लेंगे, तो इस प्रकार देखिए कि इस एरिया में पानी की समस्या नहीं आई और यहाँ पे पानी की समस्या आई भी। यहाँ एक नल नहीं, बहुत सारे नल लगा लेते सभी घर, अपने अपने घरों में क्या है कि सभी घर क्या है, अपने अपने घरों में नल लगा लेते हैं। तो यही बात बताई, इसलिए यदि हम अकाल और बाढ़ से बचना, तो हमने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। यही इस पाठ की मेन लाइन है कि यदि हमें बाढ़ से और किससे बचना है, सूखे से बचना है, तो हमें हमारे पास जो पानी के स्रोत है, चाहे वो जोहड़ हो, चाहे वो नदी हो, चाहे आपका तालाब हो, उसकी अच्छे से हमें रखवाली करनी पड़ेगी, हमें उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, उसको हमें पाटना नहीं, मतलब ओटना नहीं, उसको ख़त्म नहीं होने देना, उसकी साफ सफाई करते रहना। जल चक्कर हम ठीक से समझे, जब बरसात हो तो उसे थाम लें और अपना भूजल संरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं होगी। तो जल चक्कर ये हमारे नीचे वाला जल चक्कर भी, ठीक है, कि इस प्रकार से हम भी भूमि से क्या करें। देखिए, एक तो आपने जल चक्र जो भूगोल विषय में पढ़ा है अभी वो, यदि हमने जल चक्र को ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएँगे, मतलब पानी के कारण बहुत ज़्यादा समस्या होंगी भी। तो यहाँ पे आपका देखिए 2 जल चक्र बताता हूँ आपको भी। यहाँ पे एक बार देखिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपको दिख रहा है अभी? ये जल चक्र आपका एक और जल चक्र बनता है इस प्रकार से कि आपको समुद्र में पानी बहने नहीं देना है। ये आपने ऊपर जो पढ़ा था वो था आपका जल चक्र, जो विज्ञान विषय में इस पाठ का जो जल चक्र है। ये देखिए, बारिश का पानी आया, इन्होंने बारिश का पानी क्या किया, इस प्रकार से जल संग्रहण टैंक टैंक बना लिया, इसी प्रकार तालाब टाइप घर में छोटा सा, तो उसमें बारिश का पानी सारा गया आपका कहाँ, नीचे जमा हो गया अभी, ठीक है। और जब गर्मी का मौसम आया तो इन्होंने क्या, नलकूप लगा के उसको यहाँ पर कर लिया अभी, यूज़ उन्होंने कर लिया अभी। इसी प्रकार से यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये तालाब वगैरह में क्या है, जल संग्रहित हो रहा है, और यहाँ पे भी देखिए 2 प्रकार का उपयोग हो रहा है, पौधों में सिंचाई हो रही है और ये यहाँ पर जा रहा, तो यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। एक नीचे-नीचे पृथ्वी पे भी। ठीक है, मतलब आपको अपना गुल्लक भरना है, उस गुल्लक का प्रयोग करना, जब बारिश आए फिर उस भूजल का स्तर बढ़ाना है, और फिर इस प्रकार से आपका जल चक्र चलता रहेगा। साइंस वाले जल चक्र आपको यहाँ पर याद नहीं करना है। अब आपने पाठ सारा पढ़ लिया, अब आपको सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चनों के आंसर अब आप आराम से दे सकते हैं अभी। तो चलिए जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ अभी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि लिखवा दीजिए, तो टेंशन मत लो। आप, हो सकता है कि जब आप इस लेसन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद टेस्ट देंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ। हाँ, मैं जब भी टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा के स्पेशल वीडियो एक क्वेश्चन आंसर का बनवा दूंगा, जिससे आप नोटबुक कंप्लीट कर सके। तो आपके अध्यापक को कुछ तो करवाते होंगे, नोटबुक तो लिखवाते होंगे, तो जब आप इस प्रकार लेसन को पढ़ के नोटबुक से क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, तो आपको आराम से सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। तो ये आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं, आपने इसने इसने कहा, कई बच्चे कहते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा है, तो इसने ऊपर मेंशन कर रखा है कि ऑप्शन आपके एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, तो बस आपके दिमाग पे निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार से सोचा भी। तो थोड़ा सा जूम कर लें, आपको दिख जाए। हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में किससे समृद्ध होता है अभी, भूजल भंडार भी किससे बढ़ेगा अभी, नल के सूख जाने से, नल के सूख जाने से तो बढ़ेगा नहीं, पानी बरसने से, अकेले पानी बरसने से भी काम नहीं चलेगा, पानी बरसना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई बात है क्या? वो है आपका तालाब और झीलों से भी।
ठीक है? तालाब और झील नहीं हो, वैसे तो कई बच्चे कहेंगे ये भी दोनों ऑप्शन सही है, पानी बरसने से बढ़ेगा भी। पानी नहीं बरसेगा तो तालाब और झील क्या आएँगे? तो ये भी आपका उत्तर सही हो सकता है और ये भी आपका उत्तर सही होगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि तालाब और झील अगर नहीं होंगे तो पानी जो बरसेगा वो धरती के अंदर ही नहीं जाएगा, तो भूजल स्तर कैसे बढ़ेगा अभी? निम्नलिखित में से कौन-सी बात जल चक्र से संबंधित है अभी? वर्षा जल का संग्रहण करना, समुद्र से, ठीक है? वर्षा जल का संग्रहण करना भी, ये आपके जल चक्र से संबंधित नहीं है। जो आपके जल चक्र से संबंधित है, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना, ये आपके जल चक्र से संबंधित है अभी। वैसे तो ये भी है नदियों का समुद्र में जाकर मिलना, नदी जब समुद्र में जाकर मिलेगी तब पानी का वाष्पन होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिलॉन्ग करती है वो आपकी यही समुद्र से उठी भाप का बदलना भी। इस बड़ी गलती की सज़ा हमें मिल रही है, कौन-सी बड़ी गलती कर रहे हैं हम भी? ठीक है, कौन-सी बड़ी गलती करें? जल चक्कर की अवधारणा को न समझना, ये तो गलती तो है, लेकिन इस पाठ में बताया गया है कि एक बड़ी गलती हम कर रहे हैं, वो बड़ी गलती कौन-सी है? तालाबों को कचरे से पाट कर समाप्त करना, ये आपकी बड़ी गलती है अभी। चीज़ें क्लियर है आपको? चलो अब क्वेश्चन आंसर का जवाब वेट करें, कुछ बच्चे तो आगे स्किप कर रहे होंगे कि जल्दी से हम क्वेश्चन आंसर पे पहुँच जाएँ। ताकि हम उसको कर ले भी। ये इसको मैच कर देंगे क्या स्तंभ को भी? वर्षा जल संग्रहण क्या होता है अभी? आप चलो ये करवा ही देता हूँ आपको, 1 मिनट लगेगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो। वर्षा जल संग्रहण भी, वर्षा का जल संग्रहण करना, यहाँ से देखिए वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? वर्षा के जल को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से संग्रह करना, ये आपका वर्षा जल संग्रहण हो गया अभी। जल संकट, जल की कमी होना, अत्यधिक कमी होना, वो आपका जल संकट है अभी। जल चक्कर भी, यही है समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और वर्षा के रूप में वापस समुद्र में आना, फिर समुद्र से भाप बनकर फिर बादल बनेगा, फिर बादल बन के वर्षा होगी, वर्षा से आप क्या दोबारा समुद्र में, ये जल चक्र है आपका। और भूजल, जमीन के नीचे छिपा जल भंडार क्या होता है? भूजल आपका कहलाता है। ठीक है, पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है भाई? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब आपको याद हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि जिस प्रकार हम गुल्लक में हम पैसे क्या है इकट्ठे कर सकते हैं, उसी प्रकार धरती में भी क्या है, हम पैसों की तरह, जिस प्रकार पैसे गुल्लक में सुरक्षित रखते हैं ना, उसी प्रकार हम धरती के अंदर क्या है कि जल को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में जल को संरक्षित इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए पृथ्वी को क्या है, एक बहुत बड़ी गुल्लक कहा गया है। कि जिस प्रकार गुल्लक में हम रुपयों को क्या है इकट्ठा कर सकते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी में क्या है, हम पृथ्वी में हम बहुत बड़ी मात्रा में जल को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पृथ्वी को एक बहुत बड़ी गुल्लक कहा गया है। इसमें तो कुछ याद करने वाली बात नहीं है। जिस प्रकार गुल्लक में पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, उसी प्रकार हम पृथ्वी में क्या है, हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं भी। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर उस जल का हम प्रयोग कर सकते हैं। चीजें क्लियर? तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया अभी। जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? जल चक्र भी, जल चक्र की प्रक्रिया ना, आपको बिल्कुल छोटा आंसर चाहिए ना, तो आपको जो आपका ये था आपका मैच द फॉलोइंग, इसमें जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन था अभी यहाँ पे, जल चक्र क्या होता है? समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और फिर वर्षा के रूप में समुद्र में वापिस आ जाना भी। ठीक है, और फिर क्या, भाप बनकर उसमें बदलना, ये आपका जल चक्र कहलाता है। इस प्रकार क्या है, जल चक्र की प्रक्रिया पूरी होती है। सबसे आसान आंसर है ये। ठीक है, आप बार बार कहते हैं छोटे आंसर लिखवा दीजिए, इससे छोटा आंसर नहीं होगा भी। यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाए तो क्या होगा भी? सारी नदियां और तालाब और झीलें सूख जाएंगी तो भू जल है ना, वो आपका, उसका स्तर बहुत नीचे चला जाएगा अभी। अब देखिए भी ध्यान से, ये आपकी भूमि है अभी। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ आपको। अगर नदियाँ, तालाब ये सारे सूख गए, आपने सब कुछ खत्म कर दिया, तो क्या होगा कि एक तो भाप बनकर चीजें ऊपर, बादल नहीं बनेंगे, वर्षा कम हो जाएगी। क्या होगी? वर्षा कम हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, और जो भूजल है ना, पहले यहाँ था भी, ठीक है, आपने यूज किया, आपने थोड़ा सा निकाल लिया, तो भूजल क्या होगा? घटता जाएगा, भूजल का स्तर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। बारिश की कमी, पानी की बहुत ज्यादा मात्रा में कमी हो जाएगी, और यदि सब कुछ ही सूख गया ना, सारा पानी, तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। आप अलग अलग प्रकार से कितने ही आंसर इसके लिख सकते हैं। पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे,
ठीक है? जानवर मरने लगेंगे, यहाँ की मानव के अस्तित्व का भी खतरा आ जाएगा, मानव का जीवन भी खत्म होने का खतरा। आप खुद से किसी भी प्रकार का आंसर लिख सकते हैं, सिर्फ़ आपको लिखना है कि पानी की कमी होगी तो क्या होगा? आपको आगे रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन आपको समझना है अभी। पानी पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान क्यों बताया गया? पाठ में पानी को रुपयों से मूल्यवान इसलिए बताया गया है क्योंकि पानी से सॉरी पानी के बिना जीवन संभव नहीं है अभी। ठीक है? हाँ, हम रुपयों से कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन हम जीवन नहीं खरीद सकते और जीवन के लिए पानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए क्या है हमें पानी बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, आपके पैसों से भी, रुपयों से भी ज़्यादा। ठीक है? क्योंकि आप लिख सकते हैं कि पानी क्या है, कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि पानी नहीं होगा, तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा और फिर आपके पैसे किसी काम के नहीं आएँगे। बस पैसों से हम कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं अभी, जो हमारी क्या है, जीवन को सरल बनाते हैं अभी, ठीक है? आप कोई मर जाए, जीवन तो नहीं खरीद सकते ना रुपयों से, तो लेकिन पानी है, उस पान अगर आपको प्यास लगी हो, तो आपकी प्या कौन बुझा सकता? रुपए या पानी? आप कहेंगे सर पानी ही बुझा सकता है, तो इस प्रकार से आप लिख देना कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है? अगर पानी नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा, सभी पेड़-पौधे सूख जाएँगे, जीव-जंतु मर जाएँगे, ठीक है? पैसों से बस हम कुछ वस्तुएँ खरीद सकते हैं। ठीक है? और पैसों से पानी भी नहीं बना सकते। वैसे तो पैसों से पानी बना लेंगे, खरीद लेंगे, लेकिन पानी खत्म ही नहीं हो जाएगा तो खरीदेंगे क्या अभी? इसलिए पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभी। तो मैं आशा करता हूँ ये अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से उसका जवाब दे देंगे। ठीक है? तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।